नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का जो पेपर सेट है उसका फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्या, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो, उसने ये कहा है कि आपको एक सही रिलेशन बताना है। देखिए, ये तीन वर्ड हमें दिए हैं, सिलचर, असम और इंडिया। इन तीनों में कौन सा वेन डायग्राम सुटेबल है, इन तीनों के लिए कौन सा वेन डायग्राम सुटेबल है, ये आपको बताना है। अब देखिए, ये जो असम है, असम एक स्टेट है किसके अंदर भाई, इंडिया के अंदर। तो यदि ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये स्टेट हुआ असम, ठीक है। और जो सिलचर है वो किसका पार्ट है, असम का ही, तो सिलचर इसके अंदर आ गया। तो किस तरह का वेन डायग्राम बना, जिस तरह की ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या बन के आता है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको समझिए। इसने का एक सीरीज हमें दी है और इस सीरीज में हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सीरीज किस तरह से है, 1.5 है, फिर 5 है, फिर 10.5 है, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और ये 27.5 है। क्लियर। अब यदि हमें कुछ भी नहीं समझ में आता कि भाई क्या करें, किस तरह का लॉजिक लगाएं, तो हमेशा आप डिफरेंस की तरफ टारगेट किया करें कि इनका डिफरेंस हम सबसे पहले फाइंड कर लें। अब देखिए यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस यदि हम देखते हैं तो इनका डिफरेंस है 3.5 का। क्लियर है। अब 5 और 10.5 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 5.5 का है। क्लियर है। यहाँ पर हमें डिफरेंस नहीं पता, यहाँ नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे यहाँ से समझ में आ रही है कि जो डिफरेंस चल रहा है वो किस तरह, मल्टीपल तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एवरी टाइम यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। भाई यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर 5.5 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7.5। अब यदि यहाँ पर 7.5 मैं बढ़ा देता हूँ, 7.5 इंक्रीज कर देता हूँ, तो तब कितना आ जाता है भाई, यहाँ से 7.5 मैंने इंक्रीज किया तो टोटल कितना आ गया भाई, 18। और इसके बाद इसमें फिर मैंने यहाँ पर कितना इंक्रीज करेंगे, 9.5 इंक्रीज करेंगे, तो कितना आ जाता है 27.5। तो करेक्ट आंसर इज 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको फिर से बताना है कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कॉन्टिनेंट एशिया, ओशन और महासागर, और फिर यहाँ पर इन चारों में से आपको बताना है। अब देखिए, जितने भी महाद्वीप हैं उसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। क्लियर है। इसी तरह महासागर जितने भी हैं, सभी महासागर में जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक जो महासागर है, पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि किस तरह से दिया गया है, क्या कॉमन है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में अब आने लगे हैं। देखिए भाई, यहाँ पर ये इस फिगर में 3 जगह डॉट दिखाई दे रहा है आपको। एक तो ये दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, हमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना। अब यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो पहले वाला डॉट है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो डॉट है, ये वाला जो डॉट है, ये वाला डॉट किस किस फिगर के अंदर है। ये जो ट्रायंगल की शेप है और ये स्क्वायर की जो शेप है इसके अंदर है। क्या इस पहली फिगर में कोई ऐसा स्पेस है जो ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन है, केवल ट्रायंगल और स्क्वायर में हो, बाकी किसी में ना हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये रहा, यहाँ पर ये डॉट आ सकता है, ट्रायंगल और स्क्वायर में केवल यही हुआ। अब रही बात ये, दूसरा जो डॉट है
वो जो चार फिगर है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, चारों में कॉमन है। तो ऐसा कोई पार्ट है जिसमें जो चारों में कॉमन हो? भाई ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ऐसा है जो चारों में कॉमन है, मीन्स दूसरा है, यहाँ सकते हैं। लास्ट वाला केवल किस में भाई? एक तो रेक्टेंगल में, स्क्वायर और सर्कल। रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल में कोई ऐसा पार्ट जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जैसे कि यहाँ पर, तो इसका मीनिंग इसके हिसाब से तो फर्स्ट वन ही हो गया। तो पहले वाला ऑप्शन ही क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो बस आपको ये देखना है कि जो ये डॉट दिए हैं वो डॉट कितनी फिगर के अंदर है, कौन कौन सी फिगर में कॉमन है। अब वही ऑप्शन आपको चूज करना है कि डॉट यदि हमारे पास क्या वहां ऐसा कोई कॉमन पार्ट है या नहीं है। क्लियर है ना, समझ में आया इस टाइप? और इस टाइप के क्वेश्चन एक नहीं, कहीं कहीं 3-3 4-4 पूछ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहां पर देखिए भाई, अगला देखते हैं। अब जैसे फिर इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है कि भाई इससे बिल्कुल सही, इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पर ये डॉट है, और ये जो डॉट है किस कौन कौन सी फिगर में कॉमन है? एक सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है। अब पहले वाले ऑप्शन की तरफ चलता हूं, तो क्या सर्कल और स्क्वायर में कोई कॉमन है भाई, बिल्कुल सही है। और जब पहले वाले में कॉमन है तो बस यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और एक और चीज, क्या कोई ऐसा पार्ट है कि भाई जो सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन है? ये रहा भाई। और क्या कोई ऐसा पार्ट है जो खाली भी बचा है रेक्टेंगल के लिए? बिल्कुल सही है, ये बचा, इधर भी है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्या ये बातें क्लियर हैं? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक टैक्सी ड्राइवर है, एक टैक्सी ड्राइवर है, ड्राइव्स टैक्सी टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द सन इन द मॉर्निंग। भाई उसने कहा कि एक टैक्सी ड्राइवर है और किस डायरेक्शन में ड्राइव करता है टैक्सी को? जिधर सन की डायरेक्शन में, इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो इसका मीनिंग सन कहाँ होगा भाई? ईस्ट में। तो ईस्ट की तरफ वो चलता है, मान लेते यहाँ है। अब ईस्ट किधर होगा भाई? ईस्ट इधर होगा, सभी को पता है भाई ये डायरेक्शन होती है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। क्लियर है? यहां से ईस्ट डायरेक्शन में वो चलता है। कुछ टाइम के बाद ही टर्न्स राइट। उसने किधर टर्न लिया? राइट में टर्न लिया। अब देखो जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइट पे पड़ेगा कौन? साउथ, और लेफ्ट पे पड़ेगा नॉर्थ। तो राइट पे साउथ, साउथ की तरफ उसने फिर टर्न लिया, ही टर्न राइट। अगेन ही टर्न राइट, दोबारा फिर टर्न लिया राइट में, दोबारा फिर राइट में टर्न लिया। इन विच डायरेक्शन इज टैक्सी ड्राइव मूविंग नाउ? तो अब आपसे पूछा है कि टैक्सी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट मीन्स किस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो यदि आपको नहीं पता है कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन है, तो जहां आप खड़े हैं वहां पर मैप बना दिया करो। इट मीन्स लास्ट में जहां डायरेक्शन बतानी है वहां पर मैप बना दो। मैप बनाते हैं तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था। क्लियर है? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जो थोड़ी देर पहले अभी हमने किया था, तो उसी टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो पहले वाले में हमें इस डॉट को टारगेट करना कि जो डॉट है, दो डॉट है यहाँ पर। एक डॉट ऐसा है कि जो हाफ सर्कल और कंप्लीट फुल सर्कल में है, और एक डॉट ऐसा है जो तीनों ही फिगर में है। ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम, ठीक है, या रोम्बस भी हो सकता है। ये रोम्बस, सर्कल और सेमी सर्कल। तो आपको यही देखना है कि क्या कोई स्पेस ऐसा खाली है। यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन में कोई भी स्पेस ऐसा खाली नहीं है जो किसमें कॉमन हो? सर्कल और सेमी सर्कल में, हाफ सर्कल में और फुल सर्कल में कॉमन हो। तो कोई भी पार्ट देखो, यदि आप देखें तो यहाँ पर हाफ सर्कल कहाँ है भाई? हाफ सर्कल ये रहा, फुल सर्कल ये रहा, लेकिन कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है हमारे पास कि जो केवल इन दोनों में ही कॉमन हो। तो इसका मीनिंग फर्स्ट वन तो नहीं आ सकता। सेकेंड वन की बात करें कि दूसरे वाले में देखें तो कंप्लीट सर्कल तो ये रहा, हाफ सर्कल ये रहा, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है भाई ये वाला कॉमन पार्ट है। और यहां पर यदि आप देखें तीनों में कॉमन वाला कौन सा है भाई? ये कंप्लीट सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, और ये हमारा रोम्बस या पैरेललोग्राम
आप कुछ भी कह सकते हैं, ये रहा, इन तीनों में कॉमन पार्ट ये भी है। क्लियर है ना, पक्का? तो इसमें मैं इन दोनों डॉट्स को मैं फिट कर सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। देखिए भाई क्या कहा है, ध्यान से समझना भाई। उसने कहा 5 कर्मचारी हैं, 5 एम्प्लॉय हैं, VW, X, Y और Z। अब आपसे पूछे कि हु इज एट द थर्ड पोजिशन एज पर देयर सैलरी, भाई सैलरी के अकॉर्डिंग थर्ड पोजीशन पर कौन होगा। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसने हमें 2 स्टेटमेंट दिए, फर्स्ट और सेकंड, 2 स्टेटमेंट दिए। अब यहां पर क्या हम फर्स्ट स्टेटमेंट से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं या सेकंड से कर सकते हैं या दोनों को मिलाकर कर सकते हैं? हमें यह बताना है कि कौन सा डाटा सफिशिएंट है। भाई फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है क्या उसमें सफिशिएंट डाटा है या नहीं है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में क्या हमारे पास सफिशिएंट डाटा है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। दोनों को मिलाकर आंसर आएगा, ये हमें बताना है। अब यहां से पहली चीज, पहली स्टेटमेंट में यदि हम पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में डाटा क्या दिया गया है? द सैलरी ऑफ डब्ल्यू की जो सैलरी है इज मोर देन, किससे ज्यादा है? X, Z और V से। X, Z और V से। अब तीनों में हमें रिलेशन नहीं पता इनमें किसकी ज्यादा है। इन तीनों में, इन तीनों से ज्यादा किसकी है भाई? इन तीनों से ज्यादा किसकी है? डब्ल्यू की जो सैलरी है वो X, Z और V से ज्यादा है। तो क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि थर्ड पोजीशन पर किसकी सैलरी है? नहीं डिसाइड कर सकते। तो पहले वाले स्टेटमेंट से तो आंसर हम नहीं दे सकते। यदि मैं दूसरी स्टेटमेंट की बात करता हूं तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? Y गेट द लीस्ट सैलरी। Y की जो सैलरी है सबसे कम है। Y की जो सैलरी है वो सबसे कम है। इट मीन्स ये चारों यहां आ सकते हैं क्योंकि 5 थे ना, तो इन 5 में सबसे कम किसकी है भाई? Y की है। अब सबसे कम Y की है तो यहां पर अब मुझे ये बात तो समझ में आ गई है कि यहां पर सबसे ज्यादा W की हो गई और सबसे कम हो गई किसकी भाई? Y की। सबसे कम किसकी हो गई भाई? Y की। लेकिन इन तीनों में बीच में X, Z और V में देखो दूसरे स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं मिल सकता। यदि मैं दोनों को कंबाइन भी करके देखता हूं तो तब भी मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है। तब भी मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता है क्योंकि यहां पर X, Z और V की पोजीशन हमें कंफर्म नहीं है कि इनमें किसकी सैलरी ज्यादा है और किसकी सैलरी कम है। तो इसके अकॉर्डिंग डाटा 1 और डाटा 2 को मिलाकर भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो दोनों को मिलाकर भी डाटा सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन जरा देखते हैं भाई किसमें डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो पहला नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा यदि हम देखें डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू, ये भी नहीं हो सकता, अकेला डाटा 1 में भी नहीं है। डाटा 1 एंड डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है जरा उसको पढ़ते हैं भाई। उसने कहा एक वर्ड है संस्कृत, इसको कोड करके ये लिखा, तो बताइए चिल्ड्रन को कोड करके क्या लिखेंगे। वर्ड हमें दिया है संस्कृत, संस्कृत को कोड करके क्या लिखा इसने? वो लिखा भी TBPVNTJU, ऐसा कुछ लिखा। अब एक बात बताओ, एस कौन से नंबर पर आता है? आप कहेंगे सर एस तो आता है भाई हमारा 19 पर, ए आता है भाई 1 पर, एन आता है भाई 14 पर, एस 19 पर, जे के ये 11 पर, आर आता है 18 पर, आई आता है 9 पर, टी आता है 20 पर। इसी तरह यहाँ पर इनकी पोजीशन देखें तो टी आता है 20 पर, बी आता है 2 पर, पी ओ पी तो ये 16 पर, वी 22 पर, एन 14 पर, टी 20 पर, जे 10 पर और यू ये 21 पर। तो पैटर्न देख रहे होंगे, यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पर भी +1 हुआ,
यहाँ पर +2 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ, फिर यहाँ पर +3 +2 +1 और +1। तो बातें समझ में आ रही है? +1 +1 +2 +3 फिर +3 +2 +1 +1, कुछ इस तरह से पैटर्न चला है। ऐसा ही सेम पैटर्न अब मुझे यहाँ पर भी बनाना है, ऐसा ही सेम पैटर्न मुझे अब यहाँ पर बनाना है। देखिए ज़रा, तो वर्ड क्या है हमारे पास? चिल्ड्रन। अब इस चिल्ड्रन में भी, इस वर्ड में भी मुझे इसी तरह का सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, मैं देखो पूरा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन का इसमें बेनिफिट उठाया करो। अब मुझे पता है कि फर्स्ट पोजीशन पर जो लेटर है उसमें भी +1 हुआ है, लास्ट वाली में भी +1 हुआ। जब इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा? D। N में +1 करेंगे तो O, तो इसका मीनिंग स्टार्टिंग D से होनी चाहिए, एंड O से होना चाहिए। स्टार्टिंग D से एंड O से होना चाहिए। केवल मेरे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग D से और एंड O से हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए। तो ऐसे केस में जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन का बेनिफिट उठाना है कि फर्स्ट लास्ट पोजीशन या सेकंड लास्ट पोजीशन, तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा कि भाई आंसर कौन सा है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भाई पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसी पैटर्न से जो आंसर बन के आएगा DIKOGTFO, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है भाई, आपको इसमें नेक्स्ट नंबर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट टाइप का है। देखो 362, 133, 284 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अब देखो, यदि आप देखें तो डिफरेंस से भी यहां पर कोई बात नहीं बन रही है, और किसी मेथड से देखें तो यहां पर एक चीज हमें कॉमन दिखाई दे रही भी, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो इन तीनों नंबर में भी फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं कि मिडिल वाली जो डिजिट है, इस नंबर की मिडिल वाली डिजिट क्या है? 6, और ये 6 कैसे आए? 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह यहाँ पर मिडिल पोजीशन पर क्या है? 3, और 3 × 1 क्या है भाई? 3 आया। इसी तरह यहाँ पर मिडिल वाली पोजीशन पर क्या है? 8, और 4 2 ज़ा 8। ये बात क्लियर है? 4 2 ज़ा 8। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो मिडिल वाली पोजीशन पर डिजिट है, वो जो लेफ्ट में और उसके राइट में जो डिजिट है, इट मीन्स फर्स्ट और थर्ड डिजिट का प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्या ऑप्शन 1 में है हमारे पास? भाई 7 2 ज़ा 14 नहीं है भाई, यहाँ पर 1 लिखा है तो ये नहीं हो सकता। 8 2 ज़ा 16 नहीं हो सकता है। 8 1 ज़ा 8 होता है तो यहाँ पर 6 लिखा है तो ये नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर देखें तो 5 1 ज़ा 5 होता है और बीच में 5 लिखा है, तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा 155 इज द करेक्ट आंसर। 155 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझिए। देखो इसने क्या कहा, काला सेज द एज ऑफ अरुण, अरुण की जो एज है वो 42 से ज्यादा, 42 से कम है लेकिन 36 से ज्यादा है। भाई काला के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग जो अरुण की एज है वो क्या है भाई? 36 से ज्यादा और 42 से कम है। 36 से ज्यादा 42 से कम, इसका मीनिंग क्या क्या ऑप्शन है भाई? 37 साल का हो सकता है, 38 का हो सकता है, 39 का हो सकता है, 40 का हो सकता है और 41 का हो सकता है। ये ऑप्शन है। अब सुरेश के हिसाब से यदि हम देखें, सुरेश के हिसाब से देखें तो अरुण की जो एज है वो 40 से कम है लेकिन 37 से ज्यादा है। 37 से ज्यादा, इसका मीनिंग 38 39, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि 37 से ज्यादा का ही है लेकिन 40 से कम है। तीसरा, सुरेंद्र की यदि हम बात करें, सुंदर की बात करें, सुंदर के हिसाब से अरुण की जो एज है वो 34 से ज्यादा लेकिन 39 से कम है। 34 से ज्यादा का मीनिंग है 35, 36, 37, 38 लेकिन 39 से कम है, तो यही ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि अरुण की एज क्या है। अब देखो इन सभी नंबर्स में जो कॉमन नंबर है वो क्या है?
इन सभी में जो कॉमन नंबर आ रहा है भाई वो 38 आ रहा है, इन सभी में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 38। तो 38 ही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। इट मीन्स उसकी जो एज है, अरुण की जो एज है वो कितना है भाई 38 ईयर्स है। अरुण की एज कितनी है भाई 38 ईयर्स अरुण की एज है। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें सही विन डायग्राम बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा बिल्कुल सही एग्जाम विन डायग्राम होगा। देखिए हमें किस किस में रिलेशन बताना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईबीपीएस और एसएससी, इनमें क्या रिलेशन होगा। देखो ये बात समझिए, यदि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है ना, तो एक बैंकिंग वाला हो गया आईबीपीएस और एक हुआ एसएससी, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये अलग अलग है, ये इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों किसके अंडर आते हैं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2, ये वाला जो ऑप्शन होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझते हैं। अब यहां पर देखो इस वर्ड को लिखा कुछ इस तरह से, तो इस प्रोसेस को किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहली चीज इस वर्ड का कोड हम यहां से जान लेंगे भी किस तरह से, पैटर्न जान लेते हैं, फिर ऑप्शन का यूज करके हम आंसर देंगे। देखिए यहां पर VENTURE और इसको कोड करके लिखा इसने UCKPPLX, ऐसा कुछ लिखा। अब V जो है कौन से नंबर पर आता है, आप कहेंगे सर 22 नंबर पर, E आता है भी 5 पर, N आता है 14 पर, T आता है 20 पर, TU 21 पर, R 18 पर, E 5 पर, ऐसा कुछ है। अब यहां पर U जो आता है, U आता है हमारा 21 पर, ये 3 पर आता है, JK ये 11 पर आता है, OP ये 16 पर आता है, ये 16 पर आता है। यहाँ पर L की बात करें तो ये 12 पर, JKL तो ये 12 पर आता है, X कौन से नंबर पर आता है, यहाँ पर 24 पर आता है, ठीक है ना, 24 पर आता है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं तो इससे इसमें -1 हुआ, इससे इसमें -2 हुआ, इससे इसमें -3 हुआ, -4, -5, -6 और -7, ऐसा कुछ पैटर्न बनता जा रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न हमारा बनता जा रहा है। क्लियर है ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह का पैटर्न बनता जा रहा है। अब क्या करें भाई, अब कुछ नहीं करना, बस आपको देखो यहाँ पर इन सभी के जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इन सभी में फर्स्ट और लास्ट लेटर अलग अलग है सभी में, तो इसका बेनिफिट उठाते हैं। हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है भाई, प्रोसेस है, CESS, यही है ना। तो इसमें -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 ऐसा होना चाहिए। जब मैं इसमें से -1 करूंगा, P कौन से नंबर पर आता है, OP ये 16 पर आता है, तो -1 करेंगे तो -1 किया तो O आ गया, तो इसका मीनिंग फर्स्ट पोजीशन पर तो O आना चाहिए। अब यदि मैं S की पोजीशन बात करता हूँ, S कौन से नंबर पर आता है, S आता है 19 पर, और इसमें से -7 करेंगे तो 12 पर, 12 पर कौन आता है भाई, 12 पर आता है हमारा L, 12 पर कौन आता है भी, L आता है, तो इसका मीनिंग यहां पर आना चाहिए L। तो स्टार्टिंग में O और लास्ट में L, कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में O और लास्ट में L है, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग इट मीन्स फर्स्ट लेटर O है और लास्ट लेटर L है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसने कहा Q इज द सन ऑफ C। देखो पहली चीज इसने क्या कहा, Q इज द सन ऑफ C। अब Q C का बेटा है। अब यहां से एक बात समझिए, हमेशा जो मेल होंगे उनको आप स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, और जो फीमेल है उनको सर्कल में डिनोट करते जाइए, जिससे कि हमें उनके जेंडर का याद रहे, देखते ही पता चला जाए कि ये मेल है या फीमेल है। अब यहाँ पर देखिए Q जो है वो बेटा है, Q बेटा है, इट मीन्स मैंने स्क्वायर में ले लिया, Q बेटा है किसका, C का।
अब ये क्यू सी का तो बेटा है, लेकिन सी उसकी क्यू की मदर है या फादर है नहीं पता हमें। क्लियर है। अब उसने कहा हु इज मैरिड टू ए। अब हु किसके बारे में बताता है, जो जस्ट उससे पहले आता है। हु से पहले जस्ट कौन आया, सी। तो सी की शादी किससे हुई है भी, ए से। तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है इनमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है। लेकिन इन दोनों का बेटा कौन हो गया भाई, क्यू हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, एम इज द डॉटर ऑफ क्यू। एम क्यू की डॉटर है, तो क्यू की डॉटर इट मीन नेक्स्ट जनरेशन होगी। तो और नीचे लिखेंगे एम क्यू की डॉटर है। एम क्या है, फीमेल है, तो इसलिए मैंने सर्कल में कर दिया। तो अब आपसे पूछा क्या है, हाउ एम इज रिलेटेड टू ए। एम का रिलेशन ए के साथ क्या है, एम का ए के साथ क्या रिलेशन है। अब आप यहां पर देखिए, इन दोनों का बेटा कौन हुआ, क्यू हुआ, और उसकी बेटी है, तो बेटे की बेटी, तो इसका मीनिंग ग्रैंड डॉटर। तो करेक्ट आंसर इज ग्रैंड डॉटर इज द करेक्ट आंसर। ग्रैंड डॉटर जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पक्का भाई, समझ में आ गया, डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर यहां पर देखिए भाई, इसने कहा एक महिला को महिला का परिचय देते हुए एक आदमी ने क्या कहा, हर हस्बैंड, किसका भाई, उस महिला का हस्बैंड, हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होता है भाई, पैटर्नल आता है तो इसका मीनिंग फादर की साइड चल रहा है, मैटर्नल आता है तो इसका मीनिंग मदर की साइड चल रहा है। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का मीनिंग है दादा। यहाँ पर ये नाना गलत लिखा है, ये दादा है भाई, ठीक है। हाँ, तो उसने कहा हाउ दैट वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन। तो पहली चीज ये मान लेते हैं, देखिए उसने क्या कहा, मान लेते ये वो वुमेन है, ठीक है ना। उसने कहा हर हस्बैंड, इसका जो हस्बैंड है ये इसका हस्बैंड है, इस महिला का जो हस्बैंड है। क्लियर है। अब इस महिला का जो हस्बैंड है इज द ओनली सन, ये एक लौता बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब उसने देखो यहां से किसका बेटा बोला, ये वाला, मान लो ये वो आदमी है, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर कहा। पैटर्नल ग्रैंडफादर इट मीन्स इसके दादा, और दादा का मीनिंग है फादर के फादर, फादर के फादर, यही हुआ ना, फादर के भी फादर। क्लियर है। तो इसने ये कहा है कि हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब एक बात बताओ, इसके दादा का इकलौता बेटा कौन होगा भाई, इस लड़के के, उस आदमी के दादा का इकलौता बेटा कौन होगा, इट मीन्स उसके फादर, ओनली सन। क्लियर है, उसके फादर, और उसका भी ये क्या है, इकलौता बेटा है। तो इसका मीनिंग ये आदमी और इसका हस्बैंड सेम एक ही व्यक्ति हुए भाई। इस महिला का जो हस्बैंड है और वो जो आदमी है वो दोनों सेम व्यक्ति हुए। तो जब वो दोनों सेम व्यक्ति हुए तो वो जो महिला है उस व्यक्ति से कैसे रिलेटेड है, वो महिला उसकी क्या होगी, वाइफ होगी। तो करेक्ट आंसर इज वाइफ इज द करेक्ट आंसर। तो वाइफ जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प सही डिफरेंट है। 4 ऑप्शन हमें दिए, 4 में से अलग बताना है भाई। ग्राउंडनट है, मैंगो है, कोकोनट है और मस्टर्ड है। अब देखो इन चारों में से ये जो 3 है, ग्राउंडनट, कोकोनट और मस्टर्ड, इनका ऑयल, इनसे हमें ऑयल मिलता है, लेकिन मैंगो से नहीं मिलता। तो अलग कौन सा हुआ भाई, मैंगो जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज मैंगो इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा सेलेक्ट द रिलेटिव वर्ड। भाई आपको रिलेटिव वर्ड यहाँ पर आपको बताना है इनके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो पहले है सी, स्मॉल में भी सी, डी और कैपिटल ई, फिर डब्ल्यू, वी और यहाँ यू, फिर इसी तरह से जी, एच और आई है, GHI, और इसका रिलेशन हमें बताना है किसके साथ होगा। अब आप ये बातें आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जो लेटर यहाँ पर स्मॉल में है तो यहाँ पर इनके कैपिटल में, ये बात तो हमें समझ में आ रही है पक्का। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर
यदि आप देखें तो सी का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट समझते हैं ना, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है, आप कहेंगे सर सी का अपोजिट होता है एक्स। भाई सी की और एक्स की पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है ना। अब यहां से लेकिन यहां पर लिखा है क्या, डब्लू, तो इसका मीनिंग एक्स आता है अपोजिट लेकिन जस्ट उससे पहले वाला -1, ये बात बनती है। डी का अपोजिट होता है डब्लू और फिर डब्लू -1 तो वी बनता है। ई का अपोजिट क्या होता है भाई, वी होता है वी -1। इसका मीनिंग हुआ क्या कि जो भी इनके अपोजिट लेटर हैं, इनके जो अपोजिट लेटर हैं उससे जस्ट पहले वाला लेटर यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर है। वैसे ही यहां पर जी, जी जो है, जी का अपोजिट यदि हम देखें तो यहां पर टी होता है T-1 और T-1 दैट इज एस। तो कैपिटल एस से शुरू होना चाहिए, कैपिटल एस केवल एक में ही है तो वही आंसर आ जाएगा। वैसे तो यहां से एच देखें तो एच का ऑपोजिट होता है एस और एस -1 तो दैट इज आर। आई, आई का ऑपोजिट जो होता है आर होता है, तो -1 करेंगे तो क्यू, तो यहां पर क्या आना चाहिए, क्यू। तो करेक्ट आंसर इज एस आर क्यू इज द करेक्ट आंसर। एस आर क्यू जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इसको इनकी पोजीशन लिखकर भी कर सकते हैं, सी डी ई, यहां पर डब्ल्यू वी यू, इनकी पोजीशन लिखकर भी आप कर सकते हैं, क्लियर है ना। उससे आप कैसे करेंगे भाई, जैसे सी तीसरे नंबर पर है, डी 4 पर है, ई 5 पर है। डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन से नंबर पर आता है, यू वी, देखो यू वी डब्ल्यू, हाँ तो ये डब्ल्यू आ गया वही 23 पर, वी 22 पर और यू आता है 21 पर। अब देखो आप एक बात नोट कर रहे हैं, 23 + 3 26, 4 + 22 26, 5 + 21 26, तो इनका जो सम आ रहा है वही 26 आ रहा है। सेम वही चीज यहां पर भी है, इनका जो सम आना चाहिए 26, पोजीशन का सम 26 बनना चाहिए। तो उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अब आपको बताना है भाई इनमें से अलग कौन सा है, इट मीन्स या कह सकते हैं इस समूह में गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो यहां से बी बी ई, यहां पर है बी ई एफ, यहां पर है बी एच आई और यहां पर है ए जी सी, ऐसा कुछ दिया गया है, ए जी सी। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां से पैटर्न देखो, सभी में बी बी है और इसमें ए है। कुछ बच्चे कहेंगे सर अलग ए है, तो ऐसा कोई एकदम से आप डिसाइड नहीं कर सकते। यहां पर बी है, क्या इनमें कोई पैटर्न फॉलो दिखाई दे रहा है, यहां पर बी है, यहां पर ई है, यहां एच है, यहां जी है, यहां ई एफ जी एच, कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है। फिर क्या कैसे करें, इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। देखिए भाई पोजीशन यदि मैं लिखता हूं तो ये कौन से नंबर पर आता है, बी आता है 2 पर, सेकंड पोजीशन है, बी की सेकंड पोजीशन है, ई आता भी 5 पर। इसी तरह बी सेकंड पोजीशन, ई आता है भाई 5 पर, एफ आता है भाई 6 पर। इसकी पोजीशन, बी की पोजीशन है सेकंड, एच जो है 8 पोजीशन पर, आई 9 पर, लेकिन ए फर्स्ट पोजीशन पर, एफ जी तो ये 7 पर, सी कौन से नंबर पर आता है 3 पर। अब आपको जो नंबर मिले हैं, अब देखो ये 225 हुआ, ये 256 है, ये 289 है, ये सब क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अलग जो होगा वो एजीसी जो होगा वो इसका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो एजीसी इस ग्रुप में गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है भाई। अब देखिए इसने हमें 2 वर्ड दिए हैं और तीसरे वर्ड का हमसे आंसर पूछा है भी। देखो इस वर्ड को कोड करके इसने क्या लिखा, OCEAN, शन को लिखा इसने 15972 लिखा। इसी तरह नॉर्थ को लिखा, नॉर्थ को इसने लिखा क्या भाई 21836। अब आपसे पूछा है
हॉर्न को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है। अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या ये सारे लेटर ऊपर आए हैं या नहीं है। देखो एच है हमारे पास, है ओ है आर है वो भी है, एन है वो भी है, तो इसका मीनिंग ये सारे लेटर तो ऊपर है। तो एन, यदि मैं एच की बात करता हूं तो एच के लिए क्या कोड है, यहाँ पर 6 है। एच के लिए क्या कोड है, 6 है। और देखो एक और पहचान है, एन इन दोनों में था, एन यहां पर भी है यहां पर भी है, और दोनों के लिए क्या लिखा है भाई, 2 लिखा है। तो ये डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन हो गया। तो एच की यदि हम बात करते हैं तो एच के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। ओ के लिए क्या लिखा है, 1 लिखा है। आर के लिए क्या लिखा है, 8 लिखा है। एन के लिए क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो करेक्ट आंसर इज 6182 इज द करेक्ट आंसर। 6182 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भी, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा है ये आपको बताना है। पहला लिखा है भी स्क्वायर, दूसरा स्फेयर, तीसरा सिलेंडर, चौथा पिरामिड। अब आप यहां पर सोचिए कि यहां पर स्फेयर, पिरामिड और सिलेंडर ये तीनों क्या है, 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। अब लेकिन जो स्क्वायर है वो क्या है, 2D है। स्क्वायर क्या है, 2D है। तो अलग कौन सा हुआ भाई, स्क्वायर जो होगा इनमें डिफरेंट होगा। तो करेक्ट आंसर इज स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, एक लड़के के फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने क्या कहा, ही इज पैटर्नल ग्रैंडसन। पैटर्नल ग्रैंडसन, पैटर्नल ग्रैंडसन का मीनिंग क्या है भाई, पोता है। पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ द फादर ऑफ माई मैटर्नल ग्रैंडफादर, मेरे मैटर्नल ग्रैंडफादर के, ऑफ द फादर, ही इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ फादर ऑफ माई मैटर्नल ग्रैंडफादर। तो उसने पूछा हाउ दैट बॉय इज रिलेटेड टू द मैन, वो जो लड़का है उस आदमी से कैसे रिलेटेड है। अब देखो बोल कौन रहा है भाई, मैन बोल रहा है, तो यहां से शुरू करते हैं मैन, ठीक है ना। ये आदमी, इसने लिखा माई मैटर्नल ग्रैंडफादर। मैटर्नल ग्रैंडफादर का मीनिंग क्या हुआ, उसकी मदर के फादर। इसकी मदर ये रही, उसके फादर ये रहे। ये मदर है और ये इसके फादर है। क्लियर है। तो माई मैटर्नल ग्रैंडफादर इट मीन्स इस आदमी के नाना। उससे पहले वर्ड क्या है, फादर। नाना के फादर, नाना के फादर का पैटर्नल ग्रैंडसन, इट मीन्स उनका क्या है, पोता। उनका पोता, इट मीन्स नाना के जो फादर हैं उनका क्या है, ये पोता है। तो यहां से यदि आप देखें तो नाना के फादर का पोता, तो इसका मीनिंग नाना जो होंगे उनके बेटे होंगे। इट मीन्स नाना का बेटा हुआ। ये जो लड़का है वो नाना का क्या हुआ, बेटा हुआ। और नाना का जब वो बेटा है, और नाना के बेटे को हम क्या कहेंगे भाई, मैटर्नल अंकल। मैटर्नल अंकल, तो राइट आंसर जो बन जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैटर्नल अंकल। इट मीन्स मामा जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझिए, इसने कहा माई मैटर्नल ग्रैंडफादर, मेरे नाना। इट मीन्स उस आदमी ये रहा, उसकी मदर, और मदर के फादर नाना होंगे, ये हो गए इसके मैटर्नल ग्रैंडफादर। उससे पहले वर्ड आया फादर, उनका भी फादर। उनका क्या है, ये पोता है। ये लड़का उनका क्या है, पोता। इट मीन्स उनके बेटे का बेटा है, उनके बेटे का बेटा, उनके बेटे का बेटा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इस आदमी की मदर का ब्रदर हुआ, और मदर का ब्रदर है तो इट मीन्स मामा हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, मामा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो इसने क्या कहा, राजा कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन में, यहां से ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। ये होगी भाई साउथ ईस्ट होगी, ये साउथ वेस्ट होगी, और ये नॉर्थ वेस्ट होगी। ये बात समझ में आती है। अब उसने क्या लिखा है कि राजा कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मान लेते हैं राजा यहां से चलना शुरू करता है, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्टार्टिंग पॉइंट को भाई डिफरेंट बना के चलना, क्योंकि कई बार बाद में ये नहीं पता चलता कि आपने चलना कहां से शुरू किया था। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर वो जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो 10 मीटर गया। क्लियर है। फिर देन ही कवर 22 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहां से वेस्ट डायरेक्शन में कितने मीटर, 22 मीटर। वेस्ट किधर होगा, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहां पर वेस्ट डायरेक्शन में कितना, 22 मीटर, ठीक है ना। वेस्ट डायरेक्शन में 22 मीटर।
वेस्ट डायरेक्शन में कितना भाई 22 मीटर। फ्रॉम देयर, अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के बाद उसने क्या किया कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी ये वाली, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितना मीटर भाई 10 मीटर। एंड फ्रॉम देयर ही कवर्स 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर। फिर वो चला, अब यहाँ से उसने 5 मीटर ईस्ट में, यहाँ पर 5 मीटर ईस्ट में ऐसा कुछ चला, ये 5 मीटर ईस्ट में। यहाँ पर पहुँचने के बाद फ्रॉम देयर ही मूव्स 3 मीटर टू द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर। अब देखो साउथ वेस्ट, यहाँ से साउथ वेस्ट देखो फिर कहाँ होंगे ऐसे, और कितने मीटर भाई 3 मीटर। फिर देन 5 मीटर टू द ईस्ट, फिर दोबारा फिर 5 मीटर ईस्ट में, 5 मीटर ईस्ट में। फिर यहाँ से फिर उसने मूव किया 3 मीटर किधर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में 3 मीटर मूव किया, 3 मीटर। तो यहाँ से फिर ये हमारा दोबारा से क्या बन के आ गया, दोबारा से हमारा ये पैरेललोग्राम बना। तो ये 5 मीटर है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा 5 मीटर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब आपसे पूछा है एंड स्टॉप्स देयर, यहाँ पर वो रुक जाता है, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है। तो अब आप ये देखिए, यदि मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बना, एक पैरेललोग्राम बना। ये 10 है, ये 22 है, ये 10 है, ये पूरा कितना होगा भाई 22 होनी चाहिए। अब 22 में से ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, यहाँ से 5 ये है, 5 ये है, तो 10 तो हो गया। 22 में से 10 ये है, तो बाकी बचा कितना भाई 12 मीटर। तो ये वाला पार्ट कितना बचा भाई हमारे पास 12 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज 12 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 12 मीटर जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। निशा वॉक 7 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड द ईस्ट। भाई निशा जो है 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। मान लेते ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वो चलना शुरू करती है, 7 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है। 7 मीटर ईस्ट की तरफ जाने के बाद फ्रॉम हर ऑफिस देन शी टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट में टर्न लिया एंड वॉक 5 किलोमीटर। पहले भी 7 किलोमीटर है, अब लेफ्ट में टर्न लेकर उसने 5 किलोमीटर उसने लेफ्ट में चला। फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, राइट में टर्न लिया 3 किलोमीटर। फिर फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, लेफ्ट में टर्न लिया फिर 5 किलोमीटर। तो उसने पूछा इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर ऑफिस, तो अपने ऑफिस से वो किस डायरेक्शन में है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है जरा देखिए, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। ये वाली जो डायरेक्शन है, हम यहां से यदि आप चेक करें तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में भाई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो स्टार्टिंग पॉइंट से है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें ये बताना है कि इस सीरीज में एक नंबर गलत है, वो गलत नंबर बताना है। देखो यहां पर सीरीज क्या है, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है और 54 है। क्लियर है। अब यहां से देखिए भाई, यहां से आपको इस सीरीज में जो गलत नंबर बताने तो कैसे बताया जा सकता है। आप सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते जाइए। इनका डिफरेंस है 6 का, इनका डिफरेंस है कितने का भाई 10 का। इनका डिफरेंस यदि आप देख रहे हैं तो 14 का डिफरेंस है। तो यहां पर कितने का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीरीज, इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए था भाई कितने का, यहां पर 18 का डिफरेंस होना चाहिए, 18 का। क्या यहां पर 18 का डिफरेंस है, नहीं है, वो तो 18 से ज्यादा का है। इट मीन्स 18 का यदि यहां पर प्लस 18 होता तो यहां पर आना चाहिए था 50, लेकिन लिखा क्या है 54 लिखा है। लिखा क्या है यहां पर 54 लिखा है। क्योंकि देखो ये 18 कैसे आया वो भी समझ लेते हैं। देखिए एवरी टाइम यहां पर जो इंक्रीज हो रहा है भाई 6 है, 10 है, 14 है, तो एवरी टाइम 4 इंक्रीज हुआ है। तो 14 में 4 इंक्रीज करेंगे तो 18, तो 32 प्लस 18 कितना हुआ भाई 50, तो 50 आना चाहिए था, लिखा क्या है 54। तो राइट आंसर इज 54 इसमें गलत है। क्लियर। तो भाई ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।